दोस्तों नमस्कार। आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर 10 साल के जो भी पेपर हैं उन्हें अच्छे से एनालाइज करके आप लोगों के लिए 100 एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। यदि आप लोग यह वीडियो पूरा अंत तक देखेंगे तो आप लोगों को एक भी क्वेश्चन ऐसा पेपर में नहीं मिलेगा जो इस वीडियो से बाहर हो। सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से आने वाले हैं, तो इसलिए आप लोगों को यह वीडियो लास्ट तक देखनी है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो आप लोग ये नोट्स देख लीजिए। इसमें जो भी लिखा हुआ है आप केवल इस पर ध्यान देना, इस पर फोकस करना। वीडियो के लास्ट में इसकी पीडीएफ बना के हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां पर आप लोगों को फ्री में नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी आप लोग केवल ध्यान दीजिए इस कॉपी पर, जो भी लिखा है अच्छे से पढ़िए, क्योंकि सारे एमसीक्यू यहीं से बनने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेखा को। दो बिंदुओं को मिलाने से रेखा का निर्माण होता है। अब आप लोगों से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वहां पर ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, रेखा का निर्माण होता है। ऑप्शन में आपको टिक करना होगा, दो बिंदुओं को मिलाने से। ठीक है, आएंगे क्वेश्चन तब देखेंगे। नेक्स्ट, समांतर रेखाएं। वे रेखाएं जो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती हैं तथा उनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इसको इस तरह से समझिए, जैसे ट्रेन की पटरी होती है, उसे हम लोग देखते हैं कि उनके बीच में जो अंतर होता है समान रहता है। शब्द से भी क्लियर हो रहा है, समांतर, समअंतर, जो अंतर है ये समान रहता है तथा ये एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, इस तरह से काटेंगी नहीं। तो ये होती है समांतर रेखाएं। यदि कोई रेखाएं आपस में इस तरह से काट दें तो उसे तिर्यक रेखा, इसे क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा या असमांतर रेखा। तो क्लियर हुआ, समांतर रेखाएं वे होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है और उनके बीच का अंतर समान रहता है। तिर्यक रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को काटती हैं, इसे प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं, और जिस बिंदु पर ये काटती हैं इसे प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। इसी तरह से हम लोग कोण की ओर बढ़ते हैं। कोण क्या होता है, दो सरल रेखाओं के बीच झुकाव। जैसे दो रेखाएं हैं, इसके बीच में जो ये झुकाव होता है इसे क्या बोलते हैं, कोण। दो सरल रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। इसको हम लोग मापने के लिए, कोण को मापने के लिए किस यूनिट का यूज करते हैं, अंश का, इसको बोलते हैं डिग्री। इस तरह से डिग्री का जो निशान लगाते हैं, कोण को मापने के लिए जो इकाई यूज होती है, जो यूनिट यूज होती है, उसे अंश अर्थात डिग्री कहते हैं। अब हम लोग कोण को अच्छे से समझेंगे। पहला समझेंगे समकोण। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ये जो 90 डिग्री का कोण होता है इसे समकोण कहते हैं। न्यून का अर्थ होता है कम। यदि इससे कोण कम हो जाएगा अर्थात इससे न्यून हो जाएगा तो उसे न्यून कोण कहेंगे। ये देखिए, इससे कम हो गया, ये हो गया न्यून कोण, और ये इससे 90 से अधिक हो गया तो ये हो गया अधिक कोण। तो यहाँ पर हमको पता चला कि 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है, 90 डिग्री से कम अर्थात न्यून, न्यून कोण कहलाता है, 90 डिग्री से अधिक कोण अधिक कोण कहलाता है। यहाँ पर पढ़ लेंगे, 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं। अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक व 180 से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। अगला देखेंगे हम लोग ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या होता है, ऋजु कोण 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण अथवा सरल कोण कहते हैं। पहले से हम लोग ऋजु कोण के नाम से जानते थे, फिर ये नाम हम लोगों को लगा कठिन, तो हम लोगों ने कहा इसका नाम सरल होना चाहिए, तो इसका नाम ही पड़ गया सरल। तो अब ये हो गया सरल कोण। कैसा होता है ये, इस तरह से सरल कोण। ये कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं, सरल कोण या पेपर में यहाँ लिख के आ जाता है ऋजु कोण, तो यह ध्यान रखना है दोनों का एक ही नाम है, यही सरल कोण होता है, यही ऋजु कोण होता है। ये 180 डिग्री का जो कोण होता है एक सरल रेखा, इसे कहते हैं ऋजु कोण या सरल कोण। अब हम लोग देखेंगे 180 से भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 0 से 90 देख लिया, 90 से 180 देख लिया। अब 180 व 360 के बीच का प्रत्येक कोण बृहद कोण या प्रत्यावर्ती कोण कहलाता है। यहाँ पर मैंने दोनों नाम लिख दिए हैं, जिससे कि यदि पेपर में प्रत्यावर्ती लिख के आए तो अब बच्चे परेशान ना हो। ठीक है, बृहद कोण और प्रत्यावर्ती कोण एक ही शब्द है, यहाँ पर हमको परेशान नहीं होना है। 180 डिग्री व 360 के बीच के प्रत्येक कोण बृहद कोण अथवा प्रत्यावर्ती कोण कहलाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 180 से ज्यादा का कोण है, इसे बोलेंगे बृहद कोण। अगला संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण क्या होता है, 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। ये पूरा चक्कर लग जाएगा तो ये हो जाएगा संपूर्ण कोण। ठीक है, यही हम लोग देखेंगे वृत्त के केंद्र वगैरह पे बना होता है। ठीक
हैशटैग लगा दिया है। किसी एक बिंदु, जैसे वृत्त का केंद्र हो सकता है, पर इसे बनाया जा सकता है। वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो कितने का बनता है? 360 डिग्री का। अगला हम लोग देखेंगे कोटि पूरक कोण। ऐसे समझो, कोटि पूरक का अर्थात है मतलब होता है जिन दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे कोण कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। इसी तरह से यदि किन्हीं दो कोणों का योग 180 हो जाए तो वे समपूरक कहलाते हैं। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यदि दो कोणों का योग 180 हो तो वे कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। ध्यान रखना, दो कोणों को जोड़ने पर उनका योग अगर 90 होता है तो वे कोटि पूरक होते हैं, यदि उनका योग 180 होता है तो वे समपूरक होते हैं। अब यहाँ पर हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक सूत्र देने वाले हैं जिसके माध्यम से आपके बहुत सारे सवाल हल हो जाएंगे। पेपर में अधिकतम ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें पूछा जाता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल, पंचभुज के पांचों अंतःकोणों का योगफल। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख दिया है। जब भी आप लोगों से किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो वहां पर हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला क्या है? योगफल बराबर n-2 इंटू 180, n-2 गुणे 180। यहाँ n बहुभुज की भुजाओं की संख्या को दर्शाता है। जितनी भुजाएं हैं वहां पर n की जगह पर उसकी वैल्यू रख देंगे और हम लोगों को उसका योगफल पता चल जाएगा। एक मिनट, मैं इसके थोड़े से उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। आप लोग उदाहरण देख सकते हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होंगी? n बराबर 3 होगा। त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी, तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल कितना होगा? n की जगह पर 3 रख दिया तो 3 - 2 गुणे 180। 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 का गुणा 180 में किया तो 180 आया। यहाँ पर हमको पता चला कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसी तरह से चतुर्भुज का देखेंगे। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं तो भुजाएं n बराबर 4 हो जाएगा। योगफल बराबर n की जगह पर 4 रखेंगे, 4 - 2 गुणे 180। 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बचेगा, 2 का गुणा 180 में करेंगे तो 360 हो जाएगा। यहाँ पर हमको पता चला चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ पर आप लोगों ने सीखा चारों भुजाओं का योगफल ज्ञात करना। अब हम आपको बताएंगे किसी भी समबाहुभुज के एक कोण का मान ज्ञात करना। जैसे सम त्रिभुज है, सम पंचभुज है, सम षटभुज, सम सप्तभुज, सम अष्टभुज, इनका प्रत्येक कोण आपको निकालना है। एक कोण अगर आपको निकालना है तो आप किस तरह से निकालेंगे उसका फॉर्मूला भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। फॉर्मूला कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। जो पहले फॉर्मूला था केवल उसी फॉर्मूले में हमको n का मतलब अपनी भुजाओं का भाग दे देना है। जैसे हम लोगों ने भी त्रिभुज का निकाला था 180, त्रिभुज का जैसे हम लोगों ने यहाँ पर निकाला 180, अगर इसमें हम लोग 3 का भाग दे दें तो सम त्रिभुज का निकल के आ जाएगा। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और तीनों का योग हमारे पास है तो इसमें 3 का अगर भाग दे देंगे तो 1 का निकल आएगा। तो 180 में अगर 3 का भाग दे देंगे तो 60 आ जाएगा। अर्थात सम त्रिभुज होगा, जो समबाहु त्रिभुज, उसमें क्या होगा? प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। इसी तरह से चतुर्भुज में 360 आता है टोटल, चारों भुजाओं का अगर 360 है, यहाँ पर अगर 4 भुजाएं हैं और चारों का 360 है और एक का हमें निकालना है तो इसमें हम 4 का भाग दे दें तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो चतुर्भुज की प्रत्येक सम चतुर्भुज है, अगर चारों भुजाएं बराबर हैं अर्थात वर्ग है तो उसकी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। इसी तरह से ये फॉर्मूला काम करता है। इसमें क्या है? समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण को ज्ञात करने का सूत्र n-2 इंटू 180 बटे n, भुजाओं को बटे में और कर देंगे। पेपर में जैसे पूछा जा सकता है सम पंचभुज के प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है, तो हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। भुजाएं उसकी जगह पे n रख देंगे, n की जगह पर 5, तो n-2 इंटू 180 बटे n, ये अपना फॉर्मूला है। और इसमें हम लोग अब जब मान रखेंगे तो यहाँ पर n की जगह पर 5 रख देंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 और 180 का इसमें गुणा कर देंगे, 18 3 36, 360, ये हो जाएगा अपना 18 3 54, ये गलत लिख गया है भाई, 18 3 54, 540, 540 बटे 5। अब इसे हम लोग जब काटेंगे तो 108 डिग्री आ जाएगा। अर्थात सम पंचभुज का प्रत्येक कोण 108 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए एक नोट पॉइंट लिखा है, इसे अच्छे से समझ लेना। जैसे अभी हम लोग किसी भी आकृति की अंदर की भुजाएं, जैसे ये कोई आकृति है, इसके अंदर की भुजाओं का योगफल निकाल रहे थे, अंतः कोणों का योगफल। यदि हमसे ये बाहर वाली भुजाओं का पूछ दिया जाए, अगर बोल दिया जाए बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा, तो क्या करेंगे?
सभी बहुभुज के लिए, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, कोई सी भी आकृति हो, सभी बहुभुज के लिए बाह्य कोण जो होता है उसका योग 360 डिग्री होता है। ये नोट पॉइंट आपको याद रखना है। किसी भी आकृति में यदि पूछ लिया जाए, यदि बाह्य कोण पूछा है तो हमको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, यहाँ पर हमको डायरेक्ट 360 पे टिक कर देना है और आपका यही उत्तर सही होगा। ये एक एग्जांपल और दे देता हूं समषटभुज वाले का। समषटभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, ऐसा पेपर में पूछा जाएगा। तो भुजाएं कितनी हैं इसमें? 6। एन की जगह पर हम लोग 6 रख देंगे तो 6 - 2 गुणे 180 बटे 6। 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा। 4 का 180 में गुणा करेंगे तो 720 आ जाएगा। 720 में 6 का भाग दे देंगे तो 120 आंसर आ जाएगा। अर्थात समषटभुज की प्रत्येक भुजा 120 डिग्री की होती है। यदि आप लोग चाहें तो इन्हें याद भी कर सकते हैं और नहीं तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगला कुछ जानकारी वर्ग और आयत के विषय में। सबसे पहला हम लोग देखेंगे वर्ग। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो वह वर्ग कहलाता है। इसमें चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं और कोण भी बराबर होते हैं, तो ये होता है वर्ग। वर्ग की कुछ विशेष बातें वो और बता दें आपको। वर्ग के विकर्ण सदैव 90 डिग्री पर काटते हैं। जिससे वर्ग में ये जो विकर्ण डाले हैं ना हम लोगों ने, ये विकर्ण, ये जो यहाँ पर जो कोण बनाते हैं ये सदैव 90 डिग्री का होता है। इसे 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। जो विकर्ण बने हैं, ये जो काट रहे हैं, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये सदैव 90 डिग्री का बनता है। ये इसकी विशेषता है। अब हम लोग देखेंगे आयत। आयत भी लगभग ऐसा ही होता है। इस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें चारों बराबर थी और इसमें केवल आमने सामने की बराबर होती हैं। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, आयत कहलाता है। अब आप लोगों को कुछ पाइथागोरस ट्रिक शायद आपने अगर पढ़ी होगी तो अच्छे से समझ पाएंगे। एक चीज समझा देता हूं। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि समकोण त्रिभुज में, जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसे क्या कहते हैं? तो ये तो हम लोगों को पता ही होगा कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण सबसे बड़ी होती है। समकोण त्रिभुज है जो ये 90 डिग्री का है, तो इसके सामने वाली भुजा जो कर्ण होती है ये इन सब में सबसे बड़ी होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे वृत्त। तो क्या होता है वृत्त? सबसे पहला हम लोग जिस तरह से वृत्त बनाते जाएंगे और उसका इंट्रोडक्शन समझते जाएंगे, जिससे कि एक एक चीज हम लोगों की क्लियर हो जाएगी। जब भी हम लोग वृत्त बनाते हैं तो एक प्रकार का यूज करते हैं और जो रेडियस हम लोग इसमें ऐसे करके जो दूरी यहाँ पर भरते हैं, जैसे हमने ये दूरी भर के इस वृत्त को बनाया, तो जो दूरी हमने इसमें भरी है वही दूरी हमारी त्रिज्या बन जाएगी। ठीक है, यहां से हमने जो दूरी भर के यहाँ पर गोला बनाया है यही हमारी वृत्त की त्रिज्या बन जाएगी। और जहां पर हमने इस वाले पॉइंट को रखा है यही बिंदु इसका केंद्र बिंदु बन जाएगा। और पेंसिल चलने के बाद ये जो लाइन बनी है, ये जो लाइन बनी है इसे हम लोग कहेंगे परिधि। क्या बोलेंगे इसे? परिधि। अब हम लोग देखेंगे इस परिधि से इस केंद्र तक के बीच की दूरी इसे कहते हैं हम लोग त्रिज्या। और इसी त्रिज्या को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो ये हो जाता है व्यास। ये केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा जो परिधि को मिला रही है यही व्यास होती है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो वृत्त की परिधि पर कोई भी 2 बिंदु, एक बिंदु यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे जीवा कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पर एक बिंदु ले लेते, एक यहाँ पर ले लेते, तो इन्हें मिलाने वाली जो रेखा होती उसे हम लोग बोलते जीवा। जीवाकार वृत्त की परिधि पर कोई भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा जीवा कहलाती है। त्रिज्या, व्यास, जीवा, यहां तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। एक पॉइंट ये अक्सर पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि वृत्त की जो जीवा होती है उस पर केंद्र से अगर लंब डाला जाए, केंद्र से अगर लंब डाला जाए तो उसे वह क्या करता है? तो उसे वह समद्विभाजित करता है। ये वाला खंड और ये वाला खंड दोनों बराबर हो गए हैं। ठीक है, अगर केंद्र से कोई लंब डालेंगे जीवा के ऊपर तो ये दोनों खंड बराबर हो जाएंगे, अर्थात ये समद्विभाजित हो जाएगा। यहां से भी एक प्रश्न बनता है अर्धवृत्त से। अर्धवृत्त में यदि हम कोई भी कोण बनाएंगे तो वह सदैव 90 डिग्री का होगा, अर्थात समकोण होगा। ये देखिए इस तरह से कोण बनाया तो ये जो कोण बना ना यहाँ पर ये 90 डिग्री का बना, इधर बनाया ये भी 90 डिग्री का बना। यदि हम लोग यहाँ पर इस तरह से कोई कोण बनाएंगे
तो वह भी 90 डिग्री का बनेगा। अर्थात अर्धवृत्त में बना हुआ कोण सदैव 90 डिग्री का अर्थात समकोण होता है। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने यहाँ पर लिखी हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, वृत्त की परिधि से केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की परिधि से केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। यह वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तथा त्रिज्या की 2 गुनी होती है। इसका हमने फॉर्मूला भी लिख दिया, कई बार ये पूछ लिया जाता है परीक्षा में। तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, और इसी 2 को अगर इधर भेज देंगे तो ये बटे में चला जाएगा। तो या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। अब हम लोग देखेंगे स्पर्श रेखा। यह अपना पहला चैप्टर है, इससे भी कुछ बहुविकल्पी प्रश्न बनाए जाते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो वृत्त की त्रिज्या होती है, इससे स्पर्श रेखा जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। पहली बात ये याद रखनी है। दूसरा, ये जो स्पर्श रेखा है वो एक ही बिंदु पर टच करती है, और जहां पर टच करती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। यदि वृत्त के बाहर कोई बिंदु लिया जाए तो उस बिंदु से वृत्त पर अगर स्पर्श रेखाएं खींचनी है तो केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखते हैं, इसे हमने अच्छे से लिख भी दिया है, एक बार पढ़ के देखते हैं। स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि पर एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ये एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी, इस बात को याद रखना। इसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ पर स्पर्श रेखा भी क्लियर होती है। और अब हम लोग आएंगे दीर्घवृत्त पर। सबसे पहला देखिए दीर्घवृत्त होता क्या है, ये बनता कैसे है। यहाँ पर हमने 2 वृत्त बनाए थे और उन्हें यहाँ पर इरेज कर दिया और इसे मिला दिया, तो यहाँ पर हमें दीर्घवृत्त मिल गया। तो 2 वृत्तों को मिला के एक दीर्घवृत्त बनता है। अब जब 2 वृत्तों को मिलाया था तो हर वृत्त में एक एक केंद्र भी होता है, तो इसके 2 केंद्र भी होंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में लिखी हैं, ये एक बार पढ़ लेते हैं। 2 वृत्तों को मिलाने से दीर्घवृत्त बनता है, अतः इसमें 2 केंद्र होते हैं। दीर्घवृत्त में 2 अक्ष, पहला लघु अक्ष दूसरा दीर्घ अक्ष, तथा 2 नाभियां कौन कौन सी, इसे न1 और न2 से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने दीर्घवृत्त को भी समझ लिया है। और अब हम लोग देखेंगे निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न से कई सवाल पूछे जाते हैं और यही सवाल बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि अपने पास जो सिलेबस है प्राविधिक का ये बहुत कम है, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो देखते हैं निरूपक भिन्न। यह सदैव भिन्न होती है, पेपर में पूछ दिया जाएगा। निरूपक भिन्न निम्न में से होती है, पूर्णांक, इकाई, भिन्न। तो वहां पर हम लोगों को ध्यान रखना है ये सदैव भिन्न होती है तथा इसका अंश हमेशा एक रहता है। जब इसे हम लोग बटे में लिखेंगे 1/p/q के रूप में, तो जो ऊपर अंश होगा उसे सदैव बंद रखना होता है। ऊपर अंश जो होगा वो हमेशा एक रहता है, नीचे वाली संख्या घटती बढ़ती रहती है लेकिन ऊपर हमेशा एक रहता है। ये बहुत बार पूछा गया है पेपर में कि अंश हमेशा एक रहता है। इसका जो फॉर्मूला है ये भी याद कर लेंगे। निरूपक भिन्न RF, हो सकता है आपके पेपर में RF लिख के आ जाए, निरूपक भिन्न की जगह पर अगर RF लिख के आ जाए तो परेशान नहीं होना है। निरूपक भिन्न मतलब RF। RF बराबर वस्तु की चित्र में माप और बटे वस्तु की वास्तविक माप। तो इसका सूत्र याद रखने के लिए, वस्तु की चित्र में माप ऊपर होती है, वास्तविक नीचे, ये याद रखना। जो वस्तु की चित्र में माप है उसे ऊपर रखना है और जो वास्तविक माप है उसे नीचे रखना है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है कि निरूपक भिन्न की कोई इकाई होती है या नहीं, इसे बहुत अच्छे से याद रखना। निरूपक भिन्न की कोई भी यूनिट अर्थात इकाई नहीं होती है। साधारण मापनी पर 2 मापें दर्शाई जाती हैं, जबकि विकर्ण मापनी पर 3 मापें दर्शाई जाती हैं। साधारण मापनी पर हम केवल 2 ही यूनिट दिखा सकते हैं, जबकि विकर्ण मापनी पर 3 यूनिट को दिखाया जा सकता है। घन में 8 कोने, 12 किनारे, 6 फलक होते हैं। यह प्रश्न कई बार घुमा फिरा के पूछा गया है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कोने 8 होते हैं, 8 कोने, 12 किनारे, कोने और किनारे थोड़ा सा याद रखना। 8 कोने, 12 किनारे और 6 फलक होते हैं। प्रत्येक फलक का आकार क्या होता है,
वर्गाकार। प्रश्न पूछ दिया जाएगा घन में फलकों का आकार क्या होता है? वर्गाकार। कोने कितने होते हैं? 8, किनारे 12, फलक 6। ईंट का आकार कैसा होता है? ईंट का आकार घनाव होता है। ठीक है। शंकु का आधार वृत्त होता है। ये शंकु है, इसका जो आधार है वो क्या होता है? वृत्त होता है। किसी वस्तु को सामने से देखने पर उत्सेद तथा ऊपर से देखने पर अनुविच्छेद बनता है। जैसे हमने देखा शंकु है, इसको अगर हम लोग सामने से देखें तो इसे जब हम लोग सामने से देखेंगे तो हम लोगों को क्या दिखेगा? एक त्रिभुज दिखेगा। लेकिन अगर इसी को हम ऊपर से देखें, जब ऊपर से देखेंगे तो त्रिभुज नहीं दिखेगा, तो हम लोगों को एक तो वृत्त दिखेगा और ये वाला जो पॉइंट है ये वृत्त का केंद्र दिखेगा। ठीक है। तो जो सामने से चित्र को देखते हैं हम लोग, त्रिभुज दिख रहा है, और ऊपर से देखेंगे तो हम लोगों को वृत्त और पॉइंट दिख रहा है। तो इस चीज को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, किसी वस्तु को सामने से देखेंगे तो उत्सेद प्राप्त होगा और ऊपर से देखेंगे तो अनुविच्छेद बनता है। ठीक है। अनुविच्छेद क्षैतिज तल पर तथा उत्सेद ऊर्ध्वाधर तल पर बनाया जाता है। ठीक है। सममिति प्रक्षेप में 30 डिग्री का कोण होता है, जबकि तिर्यक प्रक्षेप में 45 डिग्री का कोण होता है। यह भी आपके सिलेबस में है नहीं चित्र बनाने के लिए, लेकिन हाँ एमसीक्यू तो पूछा जा सकता है। जैसा कि आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सममिति चित्र हमने बनाए हैं ए से लेकर जेड तक। उसमें क्या होता है, कोई भी सममिति चित्र जब बनाया जाता है तो वहां पर हमको 30 डिग्री का ऐसे कोण बनाना पड़ता है, फिर उसके ऊपर हम लोग चित्र को बनाते हैं। यदि कोई सममिति चित्र है तो 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, और कोई तिर्यक प्रमेय है तो उसमें 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी होगी। सममित प्रक्षेप में 30 डिग्री और तिर्यक प्रक्षेप में 45 डिग्री का कोण बनता है। और जब अक्षर लेखन की बात हो ही रही है तो इसे भी देख लेंगे। क्या है, अभी जैसे हमने ए से लेके जेड तक सारे अक्षर एक प्लेलिस्ट में बना के डाल रखे हैं, और उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ पूछी जा सकती है, इसे देख लीजिए। डब्ल्यू और एम केवल ये दो ही ऐसे लेटर हैं जो 5 खाने में बनाए जाते हैं। ऐसे 5 खाने होते हैं, उसमें डब्ल्यू और एम को बनाया जाता है। आई को एक खाने में बनाया जाता है। जे ये बहुत दुविधा का है, ये है अपवाद। ये वैसे बनाया तो 4 खाने में जाता है, अगर इसमें ये ऊपर वाली लाइन ना बनाई जाए तो ये 3 खाने में हो जाता है। तो कई जगह पर ये 3 खाने में भी होता है और 4 खाने में भी होता है। पेपर में आप यदि इस तरह से बन के आए तो 3 लिख देना, और ऊपर लाइन भी बनी हो तो 4 लिख देना, और बाकी बचे हुए सारे लेटर सभी अक्षर 4 खाने में बनते हैं। अब हम लोगों को क्षेत्रफल देखना है। ठीक है। क्षेत्रफल मैं आपको बता देता हूं। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। चतुर्भुज का देखें तो क्या होगा, अगर कोई चतुर्भुज है तो उसका क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग है तो भुजा गुणे भुजा। और वृत्त का क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यदि इसकी परिधि देखी जाए तो इसकी परिधि होती है 2 पाई आर। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं, और अब हम लोग देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, इन्हें अच्छे से देखो, और फिर मैं इनकी क्विज भी बना दूंगा, और उस क्विज को आप हल करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं आपने इस वीडियो से कितना सीखा। यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए 101 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज को बना दिया है। आइए फटाफट से एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन सारे वही हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला क्वेश्चन, एक सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है? सरल रेखा जो होती है, इस पर हम लोगों को पता है जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। ये जस्ट अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। समकोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का जो एंगल होता है इसे हम लोग समकोण कहते हैं। 90 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं? क्वेश्चन से ही यहाँ पर क्लियर हो रहा है। कम का अर्थात होता है न्यून, तो 90 डिग्री से जो कम होगा उसे हम लोग कहेंगे न्यून कोण। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं? ये कोण 90 डिग्री से अधिक है तो इसका नाम अधिक कोण होगा, अर्थात इसे अधिक कोण के नाम से जानते हैं। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? 180 डिग्री का जो कोण होता है इसी को हम लोगों ने भी पढ़ा था ऋजु कोण।
ऋजु कोण को ही हम लोग सरल कोण के नाम से भी जानते हैं और यह 180 डिग्री का होता है। 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? ये संपूर्ण कोण होता है। इसे 360 डिग्री के नाम 360 डिग्री का कोण होता है। इसे हम लोगों ने केंद्र पर बनाया था। एक बिंदु पर कुल कितने अंश का कोण होता है? वृत्त के केंद्र पर जो हम लोगों ने बनाया था वो 360 डिग्री का कोण था। तो वहां पर हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि 360 डिग्री का कोण जो होता है उसे एक बिंदु पर बनाया जा सकता है। एक बिंदु पर कुल कितने अंश का कोण होता है? 360 डिग्री का। समांतर रेखाएं आपस में कहाँ मिलती हैं? तो समांतर रेखाएं हम लोगों ने पढ़ा था आपस में कहीं भी नहीं मिलती हैं। इसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था ट्रेन की पटरियों को। इन दोनों को पटरियों के बीच में जो अंतर होता है वो हमेशा समान रहता है और ये कभी भी आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, अर्थात ये समांतर रेखाएं होती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कहीं भी नहीं। कोटिपूरक कोण का योग कितना होता है? किन्हीं दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो रहा है तो वे कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। यदि किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है तो वे समपूरक कोण कहलाते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला भी दे रखा है और आप लोग याद भी कर सकते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण, इसका भी हमने आपको फॉर्मूला दे रखा है। आप लोगों को अगर सम बराबर भुजाएं हैं किसी भी समबाहुभुज के लिए प्रत्येक कोण की माप निकालनी है तो उसके लिए भी फॉर्मूला हमने आपको दे रखा है, उससे निकाल सकते हैं या फिर आप इसे याद भी कर सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और इसे हम लोग याद भी रख सकते हैं। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। पंचभुज के अंतः कोणों का योग 540 डिग्री होता है, ये भी हम लोग फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। षटभुज के अंतः कोणों का योग 720 डिग्री। समषटभुज का प्रत्येक कोण 120 डिग्री। किसी भी बहुभुज के बाहरी कोण, यहाँ पर हम लोगों ने ये नोट पॉइंट में लिखा था, ध्यान होगा आप लोगों को। नोट पॉइंट में हमने आपको बताया था कि किसी भी आकृति में कितनी भी भुजाएं हों, 3 भुजाएं हों, 4 हों, 5 हों, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, किसी भी आकृति में यदि अंदर के लिए हम लोगों से पूछा जाए तो हम लोग एक फॉर्मूले के माध्यम से निकालते हैं। यदि बाहर के लिए पूछा जाए बहुभुज के बाहरी कोण तो यह सदैव 360 डिग्री ही रहता है, ये कभी भी बदलता नहीं है। इसे हम लोगों को याद रखना है। रेखा किसे कहते हैं? सबसे पहली हेडिंग ही हम लोगों ने यही लगाई थी कि रेखा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्लियर है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की कितनी भुजाएं बराबर होती हैं? अगर यहाँ पर समद्विबाहु दिया है तो दो भुजाएं बराबर और समबाहु त्रिभुज दिया है तो सभी भुजाएं बराबर। यहाँ पर क्वेश्चन में ही क्लियर हो रहा है, द्विबाहु, समद्विबाहु अर्थात जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस तरह से हम लोगों ने सेक्शन 1 के सभी 20 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 2, वृत्त और स्पर्श रेखा से संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त में जो हमने बताया था परिधि से परिधि तक की रेखा होती है उसे जीवा कहते हैं और सबसे बड़ी जीवा जो होती है अर्थात जो केंद्र से होकर जाती है उसे हम लोग व्यास कहते हैं। त्रिज्या व्यास का कितनी होती है? जो त्रिज्या होती है वो केंद्र तक होती है और फिर यहाँ से केंद्र से फिर यहाँ तक दूसरी त्रिज्या हो जाएगी, तो 2 त्रिज्याएं अर्थात इसकी आधी होती है। त्रिज्या व्यास की कितनी होती है? आधी होती है। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा कैसा होता है? यहाँ पर हम लोगों ने देखा था इस तरह से एक अर्धवृत्त बना हुआ था, वहां पर हम लोग इस तरह से कोई भी कोण अगर बनाते हैं तो वे सभी कोण 90 डिग्री के ही होते हैं अर्थात समकोण होते हैं। स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर छूती है? हम लोगों ने देखा था कोई वृत्त है और उस पर अगर कोई हम लोग स्पर्श रेखा इस तरह से खींचते हैं तो वो केवल एक ही बिंदु पर छूती है और यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल भी बनता है और एक जगह पर छूती है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, वृत्त की जो परिधि है इससे जो केंद्र की दूरी होती है इसे हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? यदि हम लोगों को वृत्त की परिधि निकालनी है तो उसके लिए हम लोगों को फॉर्मूला लगाना होता है 2πr। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। क्षेत्रफल के लिए πr² लगता है, परिधि के लिए 2πr लगता है, इसे हम लोगों को याद रखना है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही आ गया है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr²। इसे हम लोगों को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्षेत्रफल में πr² और परिधि में 2πr। बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? ये अपना पहला चैप्टर है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था किसी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से हम लोग वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? एक ही केंद्र से
एक ही केंद्र से जो वृत्त बनाए जाएं, केंद्र जिसका एक ही हो और इस तरह से जो वृत्त बनाए जाएं उन्हें कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। इसका ये जो केंद्र है एक ही रहेगा, इस तरह से ये सभी वृत्त संकेंद्रीय कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा जिनके केंद्र एक ही हों। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग सदैव 180 डिग्री रहता है। दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं? दीर्घवृत्त क्या होता है? दो वृत्तों को मिला के एक दीर्घवृत्त बनता है। तो एक इसका केंद्र, एक इसका केंद्र, इसमें दो केंद्र होते हैं और दो नाभियां होती हैं। नाभियों को ना 1 और ना 2 से प्रदर्शित किया जाता है। दीर्घवृत्त में नाभियों की संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पर हम लोग टिक कर देंगे। दीर्घवृत्त में नाभियां दो होती हैं। दो अक्षों के नाम मुख्य अक्ष और लघु अक्ष। वृत्त का चाप किसे कहते हैं? ये पूरा वृत्त है, इसका यदि कोई छोटा सा हिस्सा ले लिया जाए, ये यहाँ से इतना छोटा सा हिस्सा, तो इसे क्या कहेंगे? चाप। इसका कोई वृत्त का छोटा सा हिस्सा, इसे बोलते हैं हम लोग चाप। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है वृत्त का चाप किसे कहते हैं? परिधि का कोई भाग। वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, सीधे जो चली जाएं, कहीं पर ना काटे, उन्हें समांतर कहते हैं। और जो रेखाएं आपस में काट देती हैं उन्हें छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला निरूपक भिन्न और आरएफ का पूरा नाम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। यह बहुत ज़्यादा बार पेपर में पूछा नहीं गया है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसको एक बार पढ़ लेना। आरएफ का सूत्र, आरएफ यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सूत्र लिखने के लिए कई बार पेपर में आ चुका है। चित्र की माप ऊपर लिखते हैं और वास्तविक माप को नीचे लिखा जाता है। ये चीज़ को थोड़ा सा याद रखना, चित्र की जो माप होती है उसे ऊपर लिखते हैं और वास्तविक माप को नीचे लिखा जाता है। अर्थात आरएफ का जो सूत्र होगा चित्र की माप बटे वास्तविक माप होगा। आरएफ में अंश हमेशा क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि जो भी आरएफ लिखी जाती है हमेशा भिन्न के रूप में लिखी जाती है। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाए कि आरएफ को किस रूप में लिखा जाता है, तो आपको सही विकल्प में ऑप्शन टिक करना होगा, भिन्न के रूप में लिखा जाता है। तो आरएफ हमेशा बटे में ही लिखी जाएगी, भिन्न के रूप में ही लिखी जाएगी। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है जो ऊपर वाला अंक होता है अर्थात अंश, वो सदैव एक रहता है, बन रहता है। इसके नीचे वाला अंक हमेशा बदलता रहेगा, लेकिन आरएफ का जो अंश होगा वो सदैव एक रहता है। साधारण मापनी पर कितनी इकाइयाँ दिखाई जा सकती हैं? जो साधारण मापनी होती है उस पर केवल 2 इकाइयाँ होती हैं, लेकिन विकर्ण मापनी पर हम लोगों को 3 इकाइयाँ दिखाई जा सकती हैं। साधारण मापनी पर 2 इकाइयाँ, विकर्ण मापनी पर 3 इकाइयाँ। ये क्वेश्चन हम लोग एक सीरीज में पूरा देख चुके हैं एक बार। डेसीमीटर, मीटर, किलोग्राम, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, इनकी मैंने आपको ऑलरेडी एक सीरीज बना के दे दी है कि एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, हेक्टोमीटर होते हैं। एक बार उसे दोबारा से अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पर भी देख लेते हैं, एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10। एक मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10। एक किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? 10। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है इन लोगों ने आरएफ से, देखते हैं। यदि एक मीटर को 2 सेंटीमीटर से दिखाया जाए, 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर से दिखाया जाए तो आरएफ क्या होगी? तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है, 1 मीटर को सबसे पहले हम लोग बदलेंगे सेंटीमीटर में, और 2 सेंटीमीटर ये लिख दिया हम लोगों ने, 2 सेंटीमीटर, और मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो हो जाएगा ये 100। तो अर्थात इसकी निरूपक भिन्न जो हो गई आरएफ 2/100 हो गई। अब इसे जब हम लोग काटेंगे तो इसे काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/50। ठीक है, हम लोगों ने 2 को ऊपर रखा और 100 को नीचे रखा। इसे काटने के बाद जो आंसर आया 1/50 वही इसकी सही उत्तर हो जाएगा। क्या आरएफ की कोई इकाई होती है? यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, इसे बहुत अच्छे से याद रखना। आरएफ की कोई इकाई नहीं होती है, निरूपक भिन्न की कोई भी इकाई नहीं होती है। साधारण मापनी पर मीटर और डेसीमीटर दिखाए जा सकते हैं, बिल्कुल दिखाए जा सकते हैं। साधारण मापनी पर 2 यूनिट दिखाए जा सकते हैं, जबकि विकर्ण मापनी पर 3 यूनिट एक साथ दिखाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर मीटर और डेसीमीटर को दिखाया जा सकता है। नक्शे की वास्तविक दूरी से कम हो तो आरएफ कैसा होगा? तो आरएफ 1 से छोटा होगा। विकर्ण मापनी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? त्रिभुज की समरूपता पर। एक हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 100। एक डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं? 10। इस तरह से हम लोगों ने सेक्शन 3 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 4 की ओर, ठोस ज्यामिति और प्रक्षेप। पहला क्वेश्चन, घन क्यूब में कितने फलक होते हैं? तो इसमें 6 फलक होते हैं। इसे हम लोग पासे से याद रख सकते हैं, जो पासा होता है वो अपना घन होता है। इसमें कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस चीज को याद रख सकते हैं। घन के कितने किनारे होते हैं?
किनारे 12 होते हैं और कोने 8 होते हैं। यहाँ पर हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। किनारे जो होते हैं वो 12 होते हैं, कोने 8 होते हैं, इसे हम लोगों को याद रखना होगा। घन का प्रत्येक फलक कैसा होता है? घन का प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। ईंट का आकार कैसा होता है? ईंट का आकार घनाभ होता है। बेलन का आकार कैसा होता है? बेलन वृत्ताकार होता है। शंकु का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार। ये देखिए शंकु जो है, इसका जो आधार होगा, इस शंकु का आधार होगा, ये वृत्ताकार होता है। अनुविक्षेप कहाँ बनता है? क्षैतिज समतल पर। ऊर्ध्वाधर उत्छेद कहाँ बनता है? ऊर्ध्वाधर समतल पर। वस्तु को ऊपर देखने से प्राप्त दृश्य, कोई भी वस्तु है उसे अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे तो हमें जो दृश्य दिखेगा वो क्या होगा? अनुविक्षेप। और जब हम लोग उसे सामने से देखेंगे तो हम लोगों को जो दृश्य दिखेगा उसे बोलेंगे उत्छेद। ठीक है। सममिति प्रक्षेप में कितना कोण कितना होता है? जब भी हम कोई सममिति चित्र बनाते हैं, आप लोग क्लास 12th में देखेंगे इस तरह से सममिति चित्र बनते हैं। कोई भी सममिति चित्र बनाएंगे तो वहां पर हम लोगों को 30 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को याद रखना है कि सममिति प्रक्षेप में 30 डिग्री का कोण होता है, जबकि तिर्यक प्रक्षेप में 45 डिग्री का कोण बनाया जाता है। 30 डिग्री का कोण सममिति प्रक्षेप में, 45 डिग्री का तिर्यक प्रक्षेप में। त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल कितने फलक होते हैं? त्रिभुजाकार जो प्रिज्म होता है उसमें टोटल 5 फलक होते हैं। वर्गाकार पिरामिड में कुल कितने त्रिभुजाकार फलक होते हैं? इसमें 4 फलक होते हैं। लंब कोणीय प्रक्षेप में प्रक्षेप रेखाएं कैसी होती हैं? लंब कोणीय प्रक्षेप, यहां से हम लोगों को दिख रहा है लंब कोणीय प्रक्षेप। यहाँ पर हम लोगों को क्लियर हो रहा है लंब का अर्थात होता है 90 डिग्री। लंब कोणीय प्रक्षेप में प्रक्षेप रेखाएं कैसी होती हैं? 90 डिग्री पर। शंकु को ऊपर से देखने पर क्या दिखाई देता है? शंकु है ये, इस तरह से शंकु है। इसे ऊपर से देखेंगे, सामने से देखेंगे तो त्रिभुज दिखाई देगा। सामने से देखेंगे तो इस तरह से त्रिभुज दिखाई देगा। लेकिन इसे जब ऊपर से देखेंगे तो ये गोल वाला हिस्सा और ये ऊपर पॉइंट, तो हम लोगों को क्या क्या दिखाई देगा? एक वृत्त दिखाई देगा और उसका केंद्र बिंदु दिखाई देगा। तो शंकु को ऊपर से देखने पर एक वृत्त और केंद्र बिंदु दिखाई देता है। एक त्रिभुजाकार पिरामिड का आधार कैसा होता है? त्रिभुजाकार अगर पिरामिड है तो उसका जो आधार होगा वो त्रिभुज के ही आकार का होगा। ठीक है। पंचभुजाकार पिरामिड है तो उसका आधार कैसा होगा? पंचभुज के आधार का होगा। पेंसिल में एच का क्या अर्थ होता है? जो पेंसिल हम लोग खरीदते हैं उस पर एच और बी लिखा होता है। हम लोगों ने देखा होगा नॉर्मल पेंसिल जिससे हम लोग लिखते हैं उस पर एच बी लिखा होता है, अर्थात उसमें कठोरता और कालापन दोनों समान होते हैं। हार्डनेस और ब्लैकनेस दोनों इक्वल रहते हैं। यदि किसी पेंसिल में एच के आगे कोई भी अंक लिखा होता है 1 2 3 4, तो वह संख्या जितनी ज़्यादा आगे की ओर बढ़ेगी उस पेंसिल की कठोरता उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो पेंसिल जितनी ज़्यादा कठोर होगी वो उतनी ही ज़्यादा हल्की चलेगी। और पेंसिल में बी का अर्थ होता है ब्लैकनेस अर्थात कालापन। जितना ही संख्या ज़्यादा लिखी होगी बी के आगे, जैसे 1 2 3 4, 1B 2B 4B 12B, तो जितना बी के आगे से ज़्यादा संख्या लिखा है उतनी ही ज़्यादा पेंसिल डार्क चलेगी, उसका कालापन उतना ही ज़्यादा होगा। तो बी का अर्थ होता है ब्लैकनेस और एच का अर्थ होता है हार्डनेस। इस तरह से हम लोगों ने सेक्शन नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग सेक्शन नंबर 5 की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं सेक्शन नंबर 5, अक्षर लेखन। ये आप लोगों को 12th क्लास में बनाने के लिए भी आता है। यहाँ पर आप लोगों से कुछ ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, नॉर्मल सी चीज़ें पूछी जाएंगी। जो एम अक्षर बनता है ये कितने खानों में बनता है? तो आपको बता दें एम और डब्लू ये 2 अक्षर ऐसे होते हैं जो 5 खाने में बनाए जाते हैं। ऑलमोस्ट लगभग सभी अक्षर 4 खानों में बनते हैं, लेकिन एम और डब्लू ये 5 खानों में बनाए जाते हैं। और आई जो स्पेशल होते हैं पेपर में वही पूछे जाते हैं, और लेटर्स नहीं पूछे जाएंगे आपसे। एम और डब्लू इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि ये 4 खानों में ना बन के 5 खानों में बनते हैं, और आई 4 खानों में ना बन के 1 खाने में बनता है, इसलिए ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को याद रखना है एम डब्लू 5 खानों में और आई 1 खाने में बनता है। अक्षरों की ऊंचाई और चौड़ाई का मानक अनुपात क्या होता है? इसमें जो ऊंचाई रहती है वो 7 रहती है और चौड़ाई जो मानक रहती है वो 4 रहती है, तो इसका अनुपात रहेगा 7:4। तिरछे अक्षरों का झुकाव कितना होता है? जो हम लोग इटैलिक लेटर बनाते हैं, तिरछे अक्षर बनाते हैं, उनमें जो झुकाव होता है वो कितना डिग्री का होता है? तो 75 डिग्री पर ये सारे लेटर्स झुके हुए होते हैं। अक्षर ए की चौड़ाई सामान्यतः कितनी होती है? जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था एम और डब्लू आई ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं, इसलिए ये 5 और 1 खाने में बन रहे हैं। बाद बाकी सभी कैरेक्टर जो भी रहते हैं ए से लेके जेड तक सभी हम लोगों के 4 खाने में बनाए जाते हैं। तो ए की चौड़ाई सामान्यतः 4 खाने रहने वाली है।
दो अक्षरों के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर एक अक्षर के बराबर दो अक्षरों के बीच में दूरी को रखना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, अंक एक नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर आई लिखा होना चाहिए था। आई की चौड़ाई कितनी होती है? एक खाने के बराबर। बारीक रेखाओं के लिए कौन सी पेंसिल सर्वश्रेष्ठ है? जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जो पेंसिल हम लोगों को बारीक चलानी है तो उसके लिए एच इंपॉर्टेंट, एच को देखना होता है। बी देखेंगे आप लोग, बी जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ज़्यादा डार्क होगी, एच जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ज़्यादा हार्ड होगी। तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ वैसे तो देख सकते हैं आप लोग अपने यूज़ के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर जब पूछा गया है कि जो ठीक रहे सबसे ठीक, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ में हम लोग देख सकते हैं 2H। अक्षरों की ऊंचाई के लिए कितनी समांतर रेखाएं खींची जाती हैं? तो यहाँ पर दो समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। इस तरह से हम लोगों ने सेक्शन 5 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, सेक्शन 6 रचना और उपकरण। यहाँ पर हम लोगों को देखना है पटरी और प्रकार से कौन सा कोण नहीं बनाया जा सकता। वैसे तो पटरी प्रकार की सहायता से अधिकतम कोण बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 85 डिग्री और 75 डिग्री ये दो कोण ऐसे हैं जो पटरी और प्रकार की सहायता से नहीं बनाए जा सकते। रेखा को दो बराबर भागों में बांटना क्या कहलाता है? समद्विभाजन। समद्विभाजन किसे कहते हैं? किसी एक रेखा को दो बराबर भागों में बांटना समद्विभाजन कहलाता है। किसी कोण को आधा करना क्या कहलाता है? कोण अर्धक। किसी भी कोण को आधा करना कोण अर्धक कहलाता है। प्रकार का उपयोग क्या खींचने में होता है? चाप खींचने में या फिर वृत्त खींचने में? किसी रेखा पर लंब खींचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सेट स्क्वायर। हम लोगों ने देखा था 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए सेट स्क्वायर का यूज करते हैं, और सेट स्क्वायर का यूज समांतर रेखाएं खींचने में भी किया जाता है। सेट स्क्वायर का यूज समांतर रेखाएं खींचने में किया जाता है और लंब रेखा खींचने में भी किया जाता है। सेट स्क्वायर के कोणों के दो सेट कौन से होते हैं? देखो, हम लोगों के जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें दो सेट स्क्वायर होते हैं। पहला 45-45-90 का और दूसरा 30-60-90 का। इसमें पहले वाले में तीन कोण होते हैं, पहला 90 45 और 45 का, और दूसरे वाले में पहला 30 का फिर 60 का और 90 का। इस तरह से दो सेट स्क्वायर हम लोगों के ज्योमेट्री बॉक्स में होते हैं। एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं? एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। वृत्त के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा का संबंध क्या होता है? वृत्त के स्पर्श बिंदु, जैसा हम लोगों ने कहा था, स्पर्श रेखा जो होती है वो जहाँ पर स्पर्श करती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं, और वहाँ पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। दो बिंदुओं से कितनी सीधी रेखाएं गुजर सकती हैं? दो बिंदु हैं और यहाँ से हम लोग सीधी रेखा गुजारना है तो एक गुजर सकती है, और यहीं बोला जाता एक बिंदु से, तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। ठीक है, दो बिंदुओं की बात की जाए तो केवल एक रेखा, दो बिंदुओं से केवल एक रेखा, लेकिन अगर एक बिंदु की बात हो तो अनंत रेखाएं। दो बिंदुओं से कितनी सीधी रेखाएं गुजर सकती हैं? एक। अष्टभुज ऑक्टागोनल में कितनी भुजाएं होती हैं? अष्टभुज में 8, सप्तभुज में 7, षटभुज में 6, सब पंचभुज में 5। तो इस तरह से ये तो आप लोग खुद से लगा सकते हैं। अष्टभुज में 8 भुजाएं होती हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। बहुभुज के बाहरी कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री। ये हम लोग ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं। किसी आयत की लंबाई L और चौड़ाई B है तो उसका परिमाप क्या होगा? कोई भी आयत है तो इसका परिमाप निकालना, अर्थात इन सभी को जोड़ना, लंबाई चौड़ाई को जोड़ लें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका परिमाप निकल जाएगा। तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे 2, तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 ब्रैकेट में L प्लस B। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ज्यामितीय आलेखन में शुद्धता का महत्व है। ज्यामितीय आलेखन में शुद्धता देखी जाती है। आपका चित्र बहुत अच्छा बना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि आप लोगों ने उसमें कहीं पर भी शुद्धता की कमी कर दी तो ये चित्र आपका गलत हो जाएगा। ज्यामितीय आलेखन में शुद्धता चाहिए होती है, आपका एक भी डिग्री कोण कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना होता है। तो हाँ, सबसे अधिक अगर शुद्धता की जांच होती है तो ज्यामितीय आलेखन में होती है। ड्राइंग बोर्ड पर कागज लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ड्राइंग पिन का प्रयोग किया जाता है। अक्षर जे की चौड़ाई कितनी होती है? जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, एम और डब्लू उन दोनों के लिए 5 होती है, आई के लिए 1 होती है, तो जे के लिए 3 होती है, ये भी हम लोगों को याद रखनी होगी, और के की चौड़ाई 4 होती है। पेंसिल की सबसे सॉफ्ट होगी तो वो डार्क चलेगी,
काली ग्रेड वाली पेंसिल, तो हमने बताया था जिसके आगे जितना ज़्यादा बी लिखा होगा वो उतनी ज़्यादा काली चलेगी, उतनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी। तो यहाँ पर 9B, 9B सबसे सॉफ्ट और सबसे काली होगी। और सबसे कठोर पूछा जाए तो 9H, ठीक है। यहाँ पर अंक अगर इससे बड़ा लिख दिया जाए 12H, 12B, तो वो सबसे बड़ी हो जाएगी। ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है किस तरह के ऑप्शन दे रखे हैं। यदि ऑप्शन में आपको दे रखा है 2H और 1H, तो इसमें से आपको 2H सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि 1 से अधिक है 2। यहाँ पर जो संख्या जितनी ज़्यादा होगी कठोरता उतनी ज़्यादा होगी। ऐसा ही यहाँ बी में भी होगा। ये जो आगे 9 लिखा है, ये संख्या जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी ही ज़्यादा पेंसिल डार्क चलेगी। अंतिम 2 प्रश्न, साधारण ड्राइंग के लिए कौन सी पेंसिल उपयोग होती है। जो साधारण हम लोग ड्राइंग बनाते हैं उसमें हम लोग HB पेंसिल का यूज़ करते हैं, और जो शेडिंग वगैरह की जाती है उसके लिए अलग अलग पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, सप्तभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। इसे हम लोग फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से याद भी कर सकते हैं। सप्तभुज के अंतः कोणों का योग 900 डिग्री होता है। लास्ट में आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें, यदि आप प्राविधिक खंड से MCQ करते हैं तो आपको आलेखन वाले खंड को नहीं करना है, प्राविधिक की प्रमेय ही बनानी है, जिसका वीडियो आपको जल्द ही हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, आप सभी परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।